डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस को, एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट को, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के साथ साथ हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिन फैक्टर्स पे प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डिपेंडेंट होती है, या वो फैक्टर्स जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन को या रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को फास्ट या स्लो करते हैं। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो इसका पीछे ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है जिसकी मदद से डिफ्यूजन हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से। जब हम डिफ्यूजन को डिफाइन करते हैं तो हम सिंपली डिफाइन करते हैं is a passive movement of particles from the region of higher concentration to the region of lower concentration। तो मींस डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ पैसिव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है, और ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आयन्स भी हो सकते हैं, और ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कहां से कहां तक ये मूव होते हैं? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है पैसिव मूवमेंट। हम किसको कहते हैं? पैसिव मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जिसमें पार्टिकल्स मूवमेंट के दौरान कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो मींस अब डिफ्यूजन प्रोसेस में पार्टिकल्स मूव करते हैं विदाउट यूटिलाइजिंग एनर्जी। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और ये आयन्स भी हो सकते हैं जो रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है ड्यूरिंग देयर मोशन। और ये जो पार्टिकल्स, ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये आयन्स भी हो सकते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कहां से कहां तक ये मूव होते हैं? मूव फ्रॉम हायर रीजन, हायर कंसंट्रेटेड टू लोअर कंसंट्रेटेड रीजन। हायर कंसंट्रेशन या रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? ये वो रीजन होता है जहां पे पार्टिकल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। वहां पे एटम कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो सकती है, वहां पे आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो सकती है, या वहां पे मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो सकती है। और किस रीजन तक जाते हैं? रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेटेड रीजन किसको कहते हैं? जहां पे इन एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। सपोज अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर ये यहाँ पे एक रीजन है, यहाँ पे 1000 एटम्स प्रेजेंट है, या मॉलिक्यूल्स या किसी भी पार्टिकल्स, यहाँ पे 1000 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे और एक रीजन है, यहाँ पे सिर्फ 10 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन्स प्रेजेंट है। तो मींस अगर हम देखेंगे इस रीजन से लेकर इस रीजन तक, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होती है ये वेरी हो जाती है। इस पॉइंट पे इस रीजन में 1000 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, लेकिन इस रीजन में सिर्फ 10 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो मींस ये जो रीजन है इट इज अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, और ये जो रीजन है इट इज अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब डिफ्यूजन के दौरान क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये मूव करते हैं पैसिवली फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इस पैसिव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज विदाउट यूजिंग एनर्जी। यहां पे एनर्जी यूज नहीं होती है जब ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, जब ये आयन्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन, उस टाइम के दौरान ये कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं विदाउट यूजिंग एनर्जी। इस मूवमेंट के दौरान ये पार्टिकल्स कोई भी एनर्जी वहां पे यूटिलाइज नहीं करते हैं, या कोई एक्सटर्नल एनर्जी यूटिलाइज नहीं करते हैं। अब मसला यह है, या कंसेप्ट यह है कि ये मूवमेंट कब तक हो जाएगी? क्या ये मॉलिक्यूल्स, क्या ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करेंगे फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, या ये किसी पॉइंट पे पहुंचकर वहां पे ये जो मूवमेंट होगी ये स्टॉप हो जाएगी? तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये तब तक मूव करते हैं, तब तक ये मूवमेंट दिखाते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच जाएगा तब तक ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये मूव करते हैं। तो मींस जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये मूवमेंट करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। कब तक? जब तक इन दो रीजन्स के दौरान, दो रीजन्स के दरमियान वहां पे इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होगा। सपोज अगर यहाँ पे 1000 पार्टिकल्स है और यहाँ पे 10 पार्टिकल्स है, यहां से 1000 पार्टिकल्स में से पार्टिकल्स मूव होंगे, ये इस लोअर कंसंट्रेटेड रीजन में पहुंच जाएंगे। ये मूवमेंट कब तक रहेगी? जब तक यहां पे भी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं रहेंगे और यहां पे भी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेवलप हो जाएंगे। तो अगर यहां पे 1000 पार्टिकल्स है, यहां पे 10 पार्टिकल्स है, और यहां से 1000 पार्टिकल्स में से ये मूव करेंगे, ये डिफ्यूज हो जाएंगे टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जब तक यहां पे भी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं रहेंगे और यहां पे भी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं आ जाएंगे, तब तक ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी। तो जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा तो उसके बाद ये प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगी। वहां पे उसके बाद जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाती है, वो सेम रहती है। तो मींस वहां पे जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है वो स्टॉप हो जाती है, तो नेट मूवमेंट वहां पे जीरो हो जाती है। लेकिन कब तक? जब तक इन दो रीजन्स के दौरान इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच जाएगा तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1000 पार्टिकल्स है, जब ये पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे तो एक वक्त पहुंच जाएगा कि यहाँ पे 200 पार्टिकल्स आ जाएंगे, 300 पार्टिकल्स आ जाएंगे, 400 पार्टिकल्स आ जाएंगे, और एक रीजन आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा जब यहाँ पे पार्टिकल नंबर होगा दैट इज 505, और यहाँ पे भी उस टाइम पे 505 पार्टिकल्स होंगे। तो मींस इन दो रीजन्स के दरमियान इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा, यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा, तब तक डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। और जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन स्टॉप हो जाती है, उसके बाद जो नेट मूवमेंट होती है वो जीरो होती है।
अब ये जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है, इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं दे मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अगर हम यहाँ पे डायग्राम पे देखेंगे, सपोज अगर हम स्टार्ट करते हैं टाइम से, अभी टाइम t0 है, ये इनिशियल टाइम है जिस टाइम के दौरान कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, और यहाँ पे हमारे पास दो रीजन है। एक रीजन में जो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा है, तो मींस ये हाई कंसंट्रेटेड रीजन है, और यहाँ पे जो दूसरा साइड है, यहाँ पे दूसरा रीजन है, ये लो कंसंट्रेटेड रीजन है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है। तो अभी यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, और जब ये रीजन वहां पे डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यहां से पार्टिकल्स मूव करेंगे इस वाले रीजन में, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस ही है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो ये जो इस हायर कंसंट्रेटेड रीजन में पार्टिकल्स है, ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेटेड रीजन। और एक वक्त आ जाएगा जब यहाँ पे फिर भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी, तो मींस यहाँ से पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली शिफ्ट करते हैं, अभी भी इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचा है। अभी भी इस वाले रीजन में जो पार्टिकल नंबर है वो कम है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा है। सपोज अगर यहाँ पे अभी भी पार्टिकल नंबर है, इस स्टार्टिंग में यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो यहाँ पे 1000 है, और इस वाले रीजन में यहाँ जो पार्टिकल्स है दैट इज 10 पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। एक वक्त पहुंच जाएगा जब यहाँ पे 700 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे 310 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो मींस अभी भी यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में ही यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा थी, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो पार्टिकल्स मूव करेंगे फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन। और जब कुछ देर के बाद जो पार्टिकल्स शिफ्ट करेंगे फ्रॉम हायर टू लोअर रीजन, अगर हम उस टाइम पे देखेंगे, यहाँ पे भी अभी भी 700 पार्टिकल्स प्रेजेंट है और यहाँ पे अभी 310 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो मींस अभी भी यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस है, यहाँ पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, यहाँ पे अभी भी हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे अभी भी लोअर कंसंट्रेशन है। तो अभी भी जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है वो कंटिन्यू करेगी, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कंटिन्यू रहेगी। और जब फाइनल टाइम पे पहुंच जाएगा, तो जब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 505 पार्टिकल्स होंगे और यहाँ पे भी 50 पार्टिकल्स होंगे, तो इस टाइम पे यहाँ पे जो नेट मूवमेंट होगी वो 0 होगी। मींस अब ये जो दोनों रीजन्स है ये इक्विलिब्रियम तक पहुंच गए हैं, और यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो मींस इनिशियल में एक रीजन में ज्यादा पार्टिकल्स थे, दूसरे रीजन में कम पार्टिकल्स थे, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। और मिडिल टाइम के दौरान यहाँ पे अभी भी कंसंट्रेशन डिफरेंस है, फिर भी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कंटिन्यू रहती है। लेकिन जब फाइनल स्टेज आ जाता है, तो यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स रह जाता है। तो ये दोनों रीजन्स अब इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाते हैं, और यहाँ तक जब ये इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो मींस उसके बाद यहाँ पे जो नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है बिटवीन द टू रीजन्स, वो सेम होती है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है वो सेम होती है। तो अब इसीलिए हम कहते हैं कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है, जो नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, पार्टिकल्स होती है, वो 0 होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक 10 मॉलिक्यूल ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ से वापस 10 मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे रीजन में, तो नेट मूवमेंट वहां पे 0 रहती है, और प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हम कहते हैं कि अब स्टॉप हो गई है। अब जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है, इसके पीछे क्या है जिसकी वजह से डिफ्यूजन स्टार्ट होती है, और जो इसका ड्राइविंग फोर्स है यहाँ पे दैट इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर दो रीजन्स के दरमियान कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा, तो वहां पे प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन डिफरेंस थी, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन डिफरेंस थी, तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कंटिन्यू रही। लेकिन जब इक्विलिब्रियम पहुंच गया, तो यहाँ पे डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। अब डिफ्यूजन के पीछे क्या रीजन है, दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब दो रीजन्स के दरमियान कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, कंसंट्रेशन डिफरेंस होगी, तो उन दो रीजन्स के दरमियान वहां पे प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन स्टार्ट होती है, और मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, दैट इज डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन टू रीजन्स। दो रीजन्स के दरमियान जब कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की डिफरेंस होगी, उसको हम नाम देते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया है कि अगर ये एक रीजन है, यहाँ पे 1000 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयन्स है, और दूसरा रीजन ये है, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स, आयन्स है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इन दो रीजन्स के दरमियान यहाँ पे पार्टिकल की कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है, इसी को हम नाम देते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब दो रीजन्स के दरमियान वहां पे पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, और उस टाइम पे हम यूज करते हैं टर्म दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जब दो रीजन्स के दरमियान वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, एट दैट टाइम वहां पे प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। एट दैट टाइम वहां पे प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे और एक कंसेप्ट है कि प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन किन में होती है। क्या ये सिर्फ सॉलिड्स में होती है, क्या ये सिर्फ लिक्विड्स में होती है, क्या ये प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सिर्फ गैसेस में होती है? तो अगर हम देखेंगे, जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है वो गैसेस में भी हो जाती है, वो लिक्विड्स में भी हो जाती है, और वो सॉलिड्स में भी हो जाती है। तो मींस जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है, ये गैसेस में भी परफॉर्म हो जाती है, ये लिक्विड्स में भी परफॉर्म हो जाती है, और ये सॉलिड्स में भी परफॉर्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट एक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है, या जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, दैट इज फास्ट इन गैसेस एज कंपेयर टू लिक्विड्स एज कंपेयर टू सॉलिड्स। मींस जो फास्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो गैसेस में है, उसके बाद लिक्विड्स में आ जाती है, और उसके बाद सॉलिड्स में। सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है, जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है, वो फास्ट होती है गैसेस में, और स्लो होती है सॉलिड्स में, और मीडियम रेंज में होती है दैट इज इन केस ऑफ लिक्विड्स। लेकिन प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन तीनों में हो जाती है, सॉलिड्स में भी हो जाती है, लिक्विड्स में भी हो जाती है, और गैस में भी हो जाती है। अब रेट की डिफरेंस है कि ज्यादा किन में हो जाती है और कम किन में हो जाती है, या जो उसकी स्पीड होती है, जो उसकी रेट होती है,
वो गैस में बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड्स में उससे कम होती है और लिक्विड्स से कम सॉलिड्स में हो जाती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस एक्सचेंज होता है, चाहे ह्यूमन बॉडी में होता है चाहे प्लांट्स में हो जाता है, तो वहां पे गैसेस मॉलिक्यूल्स बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एक्सचेंज हो जाते हैं। या इसी तरह अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे, जब हम वाटर गिलास में इंक डालते हैं तो विद इन 5 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स वो पूरी एक वो जो कलर होता है वो पूरे वाटर गिलास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वहां पे भी वो डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से पूरे गिलास में फैल जाता है। और अगर हम सॉलिड्स की बात करेंगे, जब हम एलॉयज कॉपर या जिंक वहां पे डेवलप करते हैं, बनाते हैं, या वहां पे डोपिंग हम सेमीकंडक्टर्स में करते हैं, वहां पे तो वहां पे भी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की मदद से जो उनके एटम्स होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं, वो दूसरे एलिमेंट में चले जाते हैं, वो दूसरे मेटल में चले जाते हैं, वहां पे भी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन्वॉल्व होती है। लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड्स वहां पे जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है वो बहुत स्लो होती है और उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है डिफ्यूज होने में। बट इन केस ऑफ गैसेज और जो लिक्विड्स होते हैं, इनमें जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है वो बहुत फास्ट होती है। अब इसके बाद अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है जिस फैक्टर की प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डिपेंडेंट होती है, कौन सा फैक्टर है जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन को फास्ट करता है, कौन सा फैक्टर है जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन को स्लो करता है। अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करेंगे, दैट इज टेंपरेचर। क्या टेंपरेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन पे कोई फर्क पड़ती है? हाँ, जब हम टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करने से वहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो पार्टिकल्स होती है, दैट इज एनर्जी ड्यू टू मोशन, वो इंक्रीज हो जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो उनकी जो मोशन होती है, रैंडम मोशन होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है वो बहुत बढ़ जाती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस रीजन में जो पार्टिकल्स है, अगर हम यहाँ पे इस साइड में टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे, इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इनकी जो रैंडम मोशन होगी वो बहुत ज्यादा फास्ट होगी और यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मींस टेंपरेचर इंक्रीज करने से वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से वहां पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है वो फास्ट हो जाती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाती है। अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करेंगे, दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का कोई इफेक्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन पे। लार्ज सरफेस एरिया अलो मोर पार्टिकल्स टू डिफ्यूज, मींस अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स को अलो करेगा डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए। सपोज अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर ये वाला रीजन हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, जो यहाँ पे जो रीजन है इसको हम क्लोज करेंगे, यहाँ पे भी कोई स्पेस नहीं होगी इन पार्टिकल्स को मूवमेंट के लिए, इन पार्टिकल्स के डिफ्यूजन के लिए। सिर्फ ये वाला एरिया ओपन है इन पार्टिकल्स को डिफ्यूज होने के लिए। यहाँ पे स्मॉल एरिया प्रेजेंट है, स्मॉल गैप प्रेजेंट है इन पार्टिकल्स को डिफ्यूज होने के लिए। तो यहाँ से सिर्फ 1 2 3 या 4 मॉलिक्यूल्स या 4 पार्टिकल्स एट अ टाइम यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो मींस यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो स्लो होगी। लेकिन अगर हम इसी स्पेस को या इसी सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, हम इस पूरे एरिया को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सरफेस है इन पार्टिकल्स को मूव करने के लिए, इन पार्टिकल्स को मूव होने के लिए फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो जब हमने इस सरफेस एरिया को कम किया था तो यहाँ पे सिर्फ एट अ टाइम 4 पार्टिकल्स मूव कर सकते थे। लेकिन जब हमने इस सरफेस एरिया को इंक्रीज किया है, बढ़ा दिया, तो एट अ टाइम वहां पे 10 मॉलिक्यूल्स, वहां पे 20 मॉलिक्यूल्स या 20 पार्टिकल्स एट अ टाइम वहां पे डिफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करने से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, सरफेस एरिया कम करने से वहां पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया ज्यादा पार्टिकल्स को एलो करता है मूवमेंट के लिए, ज्यादा पार्टिकल्स को एलो करता है डिफ्यूजन के लिए। अब जो थर्ड फैक्टर है दैट इज डिस्टेंस और थिकनेस। जो डिस्टेंस होती है दो रीजन्स के दरमियान, दैट इज हायर कंसंट्रेटेड रीजन एंड लोअर कंसंट्रेटेड रीजन। अगर इन दो रीजन्स के दरमियान ज्यादा डिस्टेंस होगी तो वहां पे इन डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स को ज्यादा टाइम लग जाएगा डिफ्यूजन होने में, एक रीजन से दूसरे रीजन तक मूव करने में। फिर कंसेप्ट क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस रिड्यूस टाइम फॉर डिफ्यूजन। अगर डिस्टेंस कम है दो रीजन्स के दरमियान, वहां पे कम डिस्टेंस प्रेजेंट है, तो दैट रिड्यूस द टाइम फॉर डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए टाइम को रिड्यूस करते हैं। मींस अब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी दो रीजन्स के दरमियान, उतना टाइम लग जाएगा डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स को डिफ्यूज होने में। और जितनी वहां पे डिस्टेंस कम होगी, शॉर्टर डिस्टेंस होगी, तो जो वहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि वो इन डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स के लिए टाइम कम करेगी फ्रॉम मूविंग वन रीजन टू अनदर रीजन और मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेटेड रीजन टू लोअर कंसंट्रेटेड रीजन। तो मींस डिस्टेंस वहां पे मैटर करती है। ज्यादा डिस्टेंस होगी तो ज्यादा टाइम लग जाएगा डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स को मूव करने में, शॉर्ट डिस्टेंस होगी तो वहां पे टाइम कम हो जाएगा डिफ्यूज होने में, तो डिफ्यूजन प्रोसेस जल्दी हो जाएगी और ये दोनों रीजन्स इक्विलिब्रियम तक जल्दी पहुंच जाएंगे। और जो नंबर लास्ट है दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, क्योंकि यही तो ड्राइविंग फोर्स है डिफ्यूजन के पीछे। पॉइंट यह है कि वहां पे पहला कंसेप्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन नहीं होगी। अब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगी। सपोज यहाँ पे एक साइड में 1000 पार्टिकल्स है, दूसरे साइड में 10 पार्टिकल्स है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, तो मींस यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है या जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी वो बहुत ज्यादा फास्ट होगी। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे एक साइड में 700 है, दूसरी साइड में 310 मॉलिक्यूल्स है, 10 पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो कम है एज कंपेयर टू दिस वन। तो मींस यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी वो इससे कम होगी। और फाइनली जब इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाते हैं तो वहां पे दोनों साइड्स में पार्टिकल्स, दोनों रीजन्स में पार्टिकल्स सेम होते हैं, तो वहां पे जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है वो स्टॉप हो जाती है, नेट मूवमेंट जीरो हो जाती है। तो मींस इसीलिए जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो वहां पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन वो ज्यादा होगी, जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन है कि इंपॉर्टेंस जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, क्या ये हमारी डे टू डे लाइफ में कहीं पे यूटिलाइज होती है?
तो जो यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन द गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स। जो ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में रेस्पिरेशन के दौरान गैसेस एक्सचेंज होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, वो इसी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की मदद से होता है। या अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करेंगे, उनमें जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे भी जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो भी इसी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की मदद से होता है। या अगर हम लीव्स की बात करेंगे, जो एक प्लांट बॉडी पे लीव्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे भी गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान, और वो प्रोसेस भी वहां पे प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की मदद से हो जाती है। तो मींस जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स या गिल्स और इन लीव्स। नंबर सेकंड, इट हेल्प्स इन द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड वेस्ट रिमूवल। जो एक लिविंग बॉडी होती है, वहां पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी अब्सॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। किस प्रोसेस की मदद से? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। या जो सेल्स के अंदर वहां पे वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं, या जो सेल्स न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं, वो भी वहां पे मूव होते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो वहां पे भी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन यूटिलाइज होती है, वहां पे भी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन यूज होती है। तो अगर हम लास्ट इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, दैट इज इट मेंटेन द कंसंट्रेशन बैलेंस इन द सेल्स। जो एक लिविंग बॉडी की सेल्स होती है, वहां पे जो डिफरेंट सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयन्स होते हैं, उनको बैलेंस मेंटेन करने में वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मींस अब ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, ये सिंपली एक पैसिव मूवमेंट है जहां पे पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना जरूरी है। दैट इज जो दो रीजन्स होते हैं उनमें कंसंट्रेशन डिफरेंस होनी चाहिए, पार्टिकल्स का जो नंबर होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। और ये डिफ्यूजन कब तक हो जाती है? जब तक इक्विलिब्रियम दो रीजन्स के दरमियान नहीं होगा, तब तक ये प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कंटिन्यू करती है। और यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे, टेंपरेचर इंक्रीज करने से डिफ्यूजन रेट इंक्रीज हो जाती है, सरफेस एरिया ज्यादा करने से जो मोर पार्टिकल्स वहां पे डिफ्यूज हो जाती है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाती है। डिस्टेंस की बात करेंगे तो शॉर्टर डिस्टेंस रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी, तो कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट करेंगे, वहां पे जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी।